नमस्कार, आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कानून महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में पारित हो गया है। इसे लगभग सभी दलों के विधायकों ने सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर किसी अन्य दल ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया। विधेयक पेश किया गया और तुरंत कानून पारित हो गया। इस कानून के मामले में ऐसा नहीं हुआ। पिछले वर्ष पेश किए गए विधेयक का अध्ययन करने के लिए एक सर्वदलीय थिंक टैंक का गठन किया गया था। चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाली इस संयुक्त समिति ने नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड, अंबादास दानवे, जयंत पाटिल, विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटिल, शशिकांत शिंदे आदि सर्वदलीय सदस्यों के सुझावों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए। सर्वदलीय सदस्यों के सुझावों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करने के बाद ही कानून को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस समिति द्वारा 12,500 से अधिक जन सुझावों पर विचार किया गया। इससे विधेयक की स्पष्टता बढ़ी है और यह अधिक पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बन गया है। मार्क्सवादी पार्टी के एकमात्र विधायक ने विधानसभा में इस विधेयक का विरोध किया। तीनों दलों कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और शिवसेना उभाठा ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। हालांकि सदन के बाहर वे विधेयक का विरोध करके अपनी बेईमानी साबित कर रहे थे। सदन में सहमति और सदन के बाहर विरोध के दोहरे मापदंड से जनता गुमराह हो रही है। मावी का असली दर्द अलग है। वामपंथी दल और संगठन विधेयक का समर्थन करने के कारण मावी से बेहद नाराज हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना रंग दिखा दिया है। इसलिए मावी को होश आया और पहले समर्थन करने के बाद अब इसका विरोध शुरू कर दिया है। यह कानून वामपंथी उग्रवादी संगठनों और उनके जैसे अन्य संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तैयार किया गया है, जो अलगाववादी, भारत विरोधी, अराजकतावादी गतिविधियों में लिप्त हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, समाज में भय का माहौल पैदा करने वाली ताकतों पर नियंत्रण करना और राज्य की शांति और अखंडता बनाए रखना है। यह कानून विशेष रूप से उन जगहों पर लागू होता है जहां स्थिति को सामान्य कानून के तहत नहीं संभाला जा सकता या पर्याप्त नहीं है। हालांकि शहरी नक्सलवाद शब्द की जगह वामपंथी उग्रवादी व्यक्ति और संगठन शब्द ने ले ली है। यह कानून शहरी नक्सलवाद और इसी तरह की संविधान विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि यह कानून उन संगठनों को रोकने के लिए है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते और राज्य व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में ऐसे जन सुरक्षा कानून पहले से मौजूद हैं। महाराष्ट्र को भी ऐसे ही एक मजबूत कानून की जरूरत थी। फिलहाल महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे मामलों में केंद्र सरकार के यूएपीए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कई प्रशासनिक मुश्किलें आती हैं। इस नए कानून ने राज्य सरकार को आंतरिक सुरक्षा के लिए और ज्यादा अधिकार दिए हैं। इस कानून के तहत राज्य सरकार या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को विशिष्ट परिस्थितियों में लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार मिलता है। ये स्थायी गिरफ्तारी नहीं है। ये अपराधियों को अस्थायी रूप से हिरासत में लेने के लिए दी गई शक्तियां हैं, ताकि वे निकट भविष्य में कोई गंभीर अपराध न करें और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा न करें। हिरासत का उद्देश्य आमतौर पर सबूत इकट्ठा करना या अदालत में मुकदमा चलाना नहीं होता, बल्कि संभावित खतरे को रोकना होता है। इस कानून का इस्तेमाल दंगों, सांप्रदायिक हिंसा, संगठित अपराध, आतंकवादी गतिविधियों या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा करने वाली अन्य गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। ये ऐसे व्यक्तियों को लक्षित करता है जिनके खतरनाक कार्य सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकते हैं। गिरफ्तारी के नियमों को भी लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है। इसलिए किसी भी सामान्य व्यक्ति के इस कानून के दायरे में आने की संभावना समाप्त कर दी गई है।
अधिकारियों का दायित्व है कि वे इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण के बारे में जल्द से जल्द सूचित करें। उन्हें अपनी बात रखने का अवसर भी दिया जाएगा। हिरासत की अवधि निश्चित है। इसे बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पहले या बाद में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड गिरफ्तारी की वैधता की जांच करेगा। इस बोर्ड की सिफारिशें सरकार के लिए महत्वपूर्ण होंगी। यह अधिनियम पुलिस और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार देता है, ताकि किसी गंभीर स्थिति को बिगड़ने से पहले ही नियंत्रण में लाया जा सके। इस अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान और जांच तंत्र बनाए गए हैं, जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है और कानून एवं प्रशासन को बाधित करता है। राज्य सरकार को इस अधिनियम के तहत ऐसे किसी भी संगठन या व्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक शांति भंग करना, हिंसा भड़काना, संचार में बाधा डालना, कानून और उसकी संस्थाओं के उल्लंघन को प्रोत्साहित करना जैसे कृत्य शामिल हैं। एक बार किसी प्रतिबंधित संगठन को अवैध घोषित किए जाने के बाद सरकार को उसकी संपत्ति, कार्यालय और बैंक खाते सील करने का अधिकार मिल जाता है। यदि कोई प्रतिबंधित संगठन किसी नए नाम से संचालित होता है, तो उसे मूल संगठन का ही हिस्सा माना जाएगा और ये नियम उस पर भी लागू होंगे। ऐसे संगठनों के लिए धन जुटाना या उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। इस अधिनियम का उपयोग कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। इनमें संगठित अपराध, सांप्रदायिक या धार्मिक दंगे भड़काने वाले कृत्य, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन या उनमें भाग लेने वाले व्यक्ति, जबरन वसूली, अवैध धन शोधन, जाली मुद्रा व्यापार, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों का कब्जा या उपयोग और ऐसी ही अन्य गतिविधियां शामिल हैं। संक्षेप में, जो व्यक्ति समाज में भय का माहौल पैदा करते हैं, आर्थिक अस्थिरता पैदा करते हैं या कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, उन्हें इस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। गिरफ्तारी से पहले संबंधित अधिकारी को यह निर्धारित करना होगा कि क्या उस व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा को खतरा होने की प्रबल संभावना है। सामान्य आपराधिक कानून के तहत कार्यवाही कठिन, अपर्याप्त या अप्रभावी होगी। गिरफ्तारी वारंट जारी करते समय अधिकारी को लिखित रूप में ठोस कारण और जानकारी देनी होगी। यह भी सत्यापित करना आवश्यक होगा कि वारंट उचित विचार विमर्श और उपलब्ध जानकारी के आधार पर जारी किया गया है। कानून के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद यथाशीघ्र, आमतौर पर 5 से 10 दिनों के भीतर, गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाना आवश्यक है। इन कारणों में स्पष्ट रूप से उन तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए जिन पर गिरफ्तारी आधारित है, विशिष्ट आरोप और वे कृत्य जिनके लिए वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति को अपना पक्ष रखने, लिखित बयान देने और अपने विरुद्ध लगे आरोपों का उत्तर देने का पूरा अवसर दिया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को वकील नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह बयान देने या अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी मित्र या रिश्तेदार की सहायता ले सकता है। यह निवारक गिरफ्तारी की एक विशेषता है, जो सामान्य आपराधिक मामलों से भिन्न है। कानून में एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है जो गिरफ्तारी वारंट की वैधता की जांच करेगा। बोर्ड में सामान्यतः एक वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 2 अन्य योग्य व्यक्ति शामिल होंगे। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के एक निश्चित समय, आमतौर पर 3 सप्ताह के भीतर सरकार सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ मामले को सलाहकार बोर्ड को भेजेगी। बोर्ड का मुख्य कार्य निष्पक्ष रूप से ये जांच करना है कि क्या गिरफ्तारी वारंट वैध है, क्या यह उचित आधार पर आधारित है और क्या गिरफ्तारी आवश्यक है। सरकार सलाहकार बोर्ड के समक्ष गिरफ्तारी के समर्थन में अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। गिरफ्तार व्यक्ति भी अपना पक्ष और बचाव व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। बोर्ड दोनों पक्षों को सुनने और प्रस्तुत सभी साक्ष्यों की जांच करने के बाद, यदि आवश्यक समझे तो अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है।
बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय रहेगी और वह सरकार को अपनी राय प्रस्तुत करेगा। यदि बोर्ड पाता है कि गिरफ्तारी वारंट अमान्य है या उसे जारी रखना अनावश्यक है, तो व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। बोर्ड की राय बाध्यकारी होगी। यदि बोर्ड गिरफ्तारी वारंट को वैध पाता है और उसे जारी रखने की सिफारिश करता है, तो सरकार को उस व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए निवारक निरोध में रखने का अधिकार होगा। कुछ परिस्थितियों में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बोर्ड की सिफारिश और कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैरजमानती होंगे, यानी पुलिस के पास बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा और जमानत मिलना मुश्किल होगा। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्राथमिकी प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल उप पुलिस महानिरीक्षक DIG स्तर के अधिकारी की लिखित अनुमति से ही दर्ज की जा सकती है। जांच के लिए इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच केवल उप पुलिस अधीक्षक DYSP या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी ही कर सकता है। पहले उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी जांच कर सकते थे, अब इस स्तर को बढ़ा दिया गया है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG स्तर के अधिकारी की सहमति से ही अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस उच्चस्तरीय मंजूरी से कानून के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। यदि इस अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध हो जाता है, तो दोषियों को कड़ी सजा और जुर्माना हो सकता है। अवैध घोषित किसी संगठन का सदस्य होना, उनकी बैठकों में भाग लेना, उन्हें दान देना या स्वीकार करना, उनकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना या अवैध कार्य करने या उसकी योजना बनाने पर 2 से 7 वर्ष तक की कैद और 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे संगठनों को धन मुहैया कराना या उनके लिए धन इकट्ठा करना भी गंभीर अपराध माना जाएगा। यह अधिनियम राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नक्सली और माओवादी संगठन, खासकर शहरी क्षेत्रों में, युवाओं और बुद्धिजीवियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ताकतों पर लगाम लगाने के लिए यह अधिनियम आवश्यक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और आर्यावर्त चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।